जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली का 11वां भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अंदर पराशर पद्धति के टोटल 8 अलग अलग नियम बताए गए हैं। इन नियमों को अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि जन्म कुंडली का 11वां भाव जो खाली है वो कैसा फल देगा। तो आइए गहराई से जानते हैं 8 अलग अलग नियमों को। पहले तो हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर 11वां भाव किसे कहते हैं। 11वां भाव इसे कहते हैं और इसकी गिनती कहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है। इसे लग्न भाव कहते हैं और यहां से शुरू होता है पहला भाव। तो ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां भाव। तो जन्म कुंडली के अंदर इस भाव को 11वां भाव कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे 11वें भाव की क्या महत्वता है। आपको मैं बता दूं, जन्म कुंडली का 11वां भाव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। क्यों? क्योंकि इसकी गिनती काम त्रिकोण के अंदर होती है। और काम त्रिकोण के कौन से 3 भाव है तो सुनिए, तीसरा, 7वां और 11वां। फिर से कहूंगा, तीसरा, 7वां और 11वां, ये 3 भाव जो है इसे हम लोग कहते हैं काम त्रिकोण। और उसके अंदर भी जो 11वां भाव है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 11वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की मनोकामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं पूर्ण होगी या नहीं होगी, ये 11वें भाव से देखा जाता है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि 11वें भाव से क्या क्या चीजों को देखा जाता है। 11वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता कैसा होगा, व्यक्ति का अपने मित्रों के साथ रिश्ता कैसा होगा, व्यक्ति को अपने व्यापार के अंदर लाभ होगा या न होगा, व्यक्ति को समाज के अंदर अच्छे कामों का अवार्ड रिवॉर्ड प्राप्त होगा या नहीं होगा, पुरस्कार प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सब देखा जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि काफी किताबों के अंदर ये कहा गया है कि जो 11वां भाव है ये शुभ भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कारण वो लोग बताते हैं कि 6वें भाव का 6वां भाव, भावाद भावम नियम के अंदर ये कहा गया है कि जो 6वां भाव है ये है ऋण, रोग, शत्रु का। और 6वें भाव का 6वां भाव यानी कि 11वां भाव, तो इसे 6वें भाव का सूक्ष्म भाव माना गया है। तो काफी लोग इसे अच्छा भाव नहीं मानते, लेकिन इसमें काफी सारे प्लस पॉइंट भी देखे गए हैं। अभी हम शुरू करते हैं पराशर पद्धति के 8 नियमों में से पहला नियम। तो पहला नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है जो खाली है, अगर उस भाव का स्वामी अगर जो शुभ राशि में बैठा हो, यानी कि स्वगृही हो, उच्च राशि में बलवान हो, मित्र राशि के अंदर बैठा हो, तो निश्चित तौर पे 11वें भाव का बहुत अच्छा फल मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मेष लग्न की कुंडली है और 11वें भाव के अंदर कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। ये जो लाभाधिपति है, ये लाभाधिपति शनि अगर जो यहाँ पे बैठा हो स्वगृही होकर, जैसे मकर राशि में बैठा है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। 11वें भाव का मालिक यहाँ देखिए तुला राशि में उच्च का हो रहा है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। या धन स्थान के अंदर यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है तो अच्छा माना जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का लाभाधिपति शुभ स्थिति में बलवान है, तो 11वें भाव का बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहन का सुख उत्तम प्राप्त होगा और उनके द्वारा आर्थिक लाभ भी होगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे मित्र होंगे और मित्रों के द्वारा भी बहुत आर्थिक लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर व्यापार के अंदर कम मेहनत के अंदर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति की ज्यादातर सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। ठीक, अभी उसके विपरीत जाते हैं। अगर 11वें भाव का स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल हो, तो 11वें भाव का स्वामी अगर शत्रु राशि में हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, मेष लग्न की कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर कुंभ राशि है और इसका स्वामी कौन है? शनि। ये देखिए लग्न भाव में नीच का होकर बैठा है। तो जब
11वें भाव का स्वामी नीच का हो जाता है तो लाभ भाव कमजोर हो जाता है, तो उसका फलादेश क्या होगा? हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का अपने बड़े भाई बहनों के साथ और अपने मित्रों के साथ बिल्कुल अच्छा रिश्ता न होगा और उनके साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को व्यापार के अंदर भी उतना लाभ नहीं होगा जितना वो उम्मीद करता होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने काम के अंदर भी वो अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रशंसा नहीं प्राप्त होती जिसका वो हकदार होता है। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम आते हैं पराशर पद्धति का दूसरा नियम क्या कहता है, तो सुनिए। पराशर पद्धति का दूसरा नियम ये कहता है कि 11वें भाव का स्वामी अगर केंद्र भाव में बैठा हो या फिर त्रिकोण भाव में बैठा हो तो उसे बहुत अच्छा मानते हैं। आपकी कुंडली के अंदर 11वें भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। सूर्य हो सकता है, चंद्र हो सकता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है। तो ये सभी के ऊपर ये नियम लागू पड़ता है कि लाभाधिपति अगर केंद्र में बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं, त्रिकोण भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। यहां देखिए, लाभाधिपति केंद्र में ही स्वग्रही है और उच्च का है, तो हम कहेंगे कि 11वें भाव का बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्या मिलेगा? हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ये लोगों की जितनी भी इच्छाएं होगी वो परिपूर्ण होगी, ये लोग अपने व्यापार के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे और कम समय के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होगा, मित्रों से बहुत सारी सहायता प्राप्त होगी। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर 11वें भाव का स्वामी अगर जो 6वें, 8वें या 12वें त्रिक भाव के अंदर बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 6वां भाव है ये ऋण, रोग, शत्रु, कॉम्पिटिटर ये सबको दर्शाता है। जो 8वां भाव है ये मृत्यु, रोग, असाध्य रोग, उसके बाद मानहानि, बदनामी, अपमान, ये सब चीजों से ये 8वां भाव जो होता है वो बताता है। और जो 12वां भाव है वो बताता है बंधन, जेल, हॉस्पिटल, खर्चा, व्यय, ये सब दिखाता है। तो जब भी कुंडली का लाभाधिपति अर्थात 11वें भाव का स्वामी अगर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। और आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति का अपने बड़े भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के मित्र बार बार बदलते रहेंगे, कोई भी मित्र इनके साथ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा क्योंकि हमेशा उनके साथ टकराव हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त न होगा जिसका वो हकदार होता है। ऐसे व्यक्ति पूरी ईमानदारी, वफादारी नीति से काम करने के बावजूद उन्हें वो अवार्ड, रिवॉर्ड प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। और ऐसे व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनोकामनाएं अपूर्ण रह जाती है। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी हम आते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली का 11वां भाव और 11वें भाव का स्वामी अगर दो शुभ ग्रहों के बीच में आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं शुभ कर्तरी योग। एग्जाम्पल लेते हैं, ये है 11वां भाव, उसके अंदर आप देखिए कर्क राशि है। आपका कोई भी यहाँ पे राशि हो सकता है, आपके 11वें भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, ये याद रहे। ये आपको एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए कुंडली बनाई है। तो 11वें भाव के अंदर कर्क राशि है और 11वां भाव गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रहों के बीच में आ गया है, तो हम कहेंगे कि लाभ भाव शुभ कर्तरी योग में है तो बहुत अच्छा फल देगा। वैसे ही 11वें भाव का स्वामी कौन है? चंद्र है। ये चंद्र बुध और शुक्र दो शुभ ग्रहों के बीच में आ गया है, तो हम कहेंगे लाभाधिपति चंद्र शुभ कर्तरी योग में आ गया है, तो लाभ स्थान की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। और हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहन का सुख बहुत ही उत्तम प्राप्त होगा और उनके द्वारा बहुत आर्थिक लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर
बहुत मेहनत करने के बाद बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यश जश कीर्ति प्राप्त होगी। ये लोग अपने जीवन के अंदर ज्यादातर सभी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को और जितनी भी मनोकामना है वो पूर्ति कर पाते हैं। इनके बहुत सारे मित्र होते हैं और मित्र उनके सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। अभी ठीक जाते हैं उसके विपरीत। अगर लाभ भाव यानी कि 11वां भाव अगर पाप कर्तरी योग में हो तो, पाप करते अर्थात दो पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो, जैसे कि यहाँ पे मंगल हो, यहाँ पे शनि हो, यहाँ पे मंगल हो, यहाँ पे राहु हो, यहाँ पे शनि हो, यहाँ पे राहु हो, यहाँ पे शनि हो, यहाँ पे केतु हो, तो अगर लाभ भाव शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो हम कहेंगे कि लाभ भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित है। ठीक उसी प्रकार लाभाधिपति जो ग्रह है वो भी अगर दो पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लाभाधिपति कौन है? चंद्र है। ये चंद्र मंगल और शनि के बीच में आ गया है तो हम कहेंगे लाभाधिपति चंद्र पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो रहा है, तो इसका फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा और हम कहेंगे कि ये व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने व्यापार के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद उतना लाभ नहीं होगा जिसका वो हकदार होता है। ऐसे व्यक्ति पूरी ईमानदारी वफादारी नीति से काम करने के बावजूद उन्हें यश जश कीर्ति प्राप्त न होगी। ऐसे व्यक्तियों का बड़े भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहेगा। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी हम आते हैं चौथा नियम। अगर जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है उसका स्वामी अगर कोई राजयोग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। लाभ भाव के शुभ फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। एग्जाम्पल के कन्या लग्न की कुंडली के अंदर लाभ स्थान के अंदर कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र है। तो लाभाधिपति चंद्र स्वगृही गुरु के साथ युति करके गज केसरी योग बना रहा है और यहाँ पे स्वगृही गुरु हंस योग भी बना रहा है। चंद्र चौथे भाव में दिग्बली भी हो रहा है। तो लाभाधिपति चंद्र चौथे भाव में दिग्बली हो रहा है, गुरु के साथ गज केसरी योग बना रहा है और गुरु खुद हंस योग बना रहा है, तो हम कहेंगे कि लाभ स्थान का बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और उन लोगों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों का अपने बड़े भाई बहनों के साथ बहुत मधुर रिश्ता होता है और वो लोग जीवन के अंत तक अपने भाई बहनों के सुख दुख में हमेशा उनका साथ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ज्यादातर सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूर्ण होती है और वो व्यक्ति अवॉर्ड रिवॉर्ड के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। अभी आते हैं ठीक उसका अपोजिट। तो लाभाधिपति ग्रह अगर कोई अशुभ योग बनाता हो तो बहुत खराब फल मिलेगा। आपकी कुंडली के अंदर लाभाधिपति कोई भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है। ये तो एग्जाम्पल के लिए है। लाभाधिपति चंद्र, यहाँ देखिए राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बना रहा है। वैसे ही किसी की कुंडली में लाभाधिपति सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, किसी की कुंडली में लाभाधिपति मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता हो, तो किसी की कुंडली में लाभाधिपति गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो, तो किसी की कुंडली में लाभाधिपति शनि राहु के साथ शापित योग बनाता हो, तो लाभ भाव के शुभ फलों में बहुत कमी आ जाएगी और इसका बहुत खराब फल प्राप्त होगा। क्या होगा? तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति पूरी ईमानदारी वफादारी नीति से काम करने के बावजूद उन्हें कोई भी प्रकार का अवॉर्ड रिवॉर्ड प्राप्त न होगा। ऐसे व्यक्तियों का अपने बड़े भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट बना रहेगा। बार बार मित्र बदल जाएंगे, मित्रों से धन हानि के योग बनेंगे। ऐसे व्यक्तियों की बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं और मनोकामनाएं अपूर्ण रह जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के अंदर भी वो लाभ न होगा जिसके वो हकदार होते हैं। अभी हम आते हैं आगे का नियम, पांचवा नियम। अगर जन्म कुंडली के अंदर जो लाभ भाव है
उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। लाभाधिपति ग्रह के ऊपर भी अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तुला लग्न की कुंडली के अंदर लाभ स्थान के अंदर सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। अब इसके ऊपर ये नियम अप्लाई करते हैं। लाभ भाव के ऊपर आप देखिए गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, 7, 8, 9, तो लाभ भाव के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, चंद्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो हम कहेंगे कि लाभ भाव की शुभ स्थिति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। ठीक उसी प्रकार लाभाधिपति सूर्य को देखिए, एक तो दिग्बली है और इसके ऊपर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो हम कहेंगे कि लाभ भाव भी बलवान हो गया, लाभाधिपति भी बलवान हो गया, तो इसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। क्या होगा? तो सुनिए, हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों के साथ और अपने मित्रों के साथ बहुत रिश्ता मधुर होगा, उनसे बहुत ही आर्थिक लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर ज्यादातर सभी मनोकामनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएगी और ये लोग अपने व्यापार के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे और कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करेंगे और उन्हें बहुत धन का लाभ होगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर लाभ स्थान के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा, और पाप जो लाभ भाव है उसके स्वामी के ऊपर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। देखो एग्जाम्पल के साथ, यह है लाभ भाव, उसके ऊपर शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है, यह अच्छा नहीं माना जाएगा। लाभ भाव के ऊपर मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है, अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। उसी प्रकार आप देखिए लाभाधिपति जो सूर्य है उसके ऊपर भी राहु की वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जब भी लाभ भाव और लाभाधिपति के ऊपर अगर जो अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो लाभ भाव का बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त न होगा, और हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहेगा, व्यापार में ज्यादा लाभ न होगा और उनकी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। अभी हम आते हैं आगे का पॉइंट, 6वां, अगर जन्म कुंडली का जो लाभाधिपति है वो जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा है, नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठा हो, तो हम कहेंगे कि वो ग्रह राशि वर्गोत्तमी हो गया। ठीक वैसे ही लाभाधिपति ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी भाव में बैठा हो, तो हम कहेंगे वो ग्रह भाव वर्गोत्तमी हो गया। तो अगर जो लाभाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो लाभ भाव की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है और लाभ भाव का जो भी इच्छा फल है वो आप बेझिझक बोल सकते हो। अभी आते हैं आगे का नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर लाभ स्थान का जो स्वामी है वो अगर मित्र नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देगा। और ठीक उसके विपरीत जाते हैं, अगर लाभाधिपति ग्रह शत्रु नक्षत्र में बैठा हो तो उसे कमजोर माना जाता है और लाभ स्थान का फल बिल्कुल अच्छा प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा भी हमें देखना होता है कि लाभाधिपति अस्त का तो नहीं है, मूर्त अवस्था में तो नहीं है, वो सब देखना होता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब भी आपकी कुंडली के अंदर लाभाधिपति जो ग्रह होता है उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के अंदर 11वां भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।